हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक को, जो कि बेसिकली कनेक्ट था कंपनीज अकाउंट्स के साथ। आज मैं उसी से रिलेटेड, जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, अनदर कौन कौन से सोर्सेज को यूज करती है, उसी में एक अनदर वन हमारा चैप्टर है, उससे नेक्स्ट वन ही, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग बताया था कि शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बताया था। एज इट इज डिबेंचर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा जाता है डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कितने टाइप की स्टूडेंट्स हमारे कैपिटल होते हैं? टू टाइप्स की। एक होती है इक्विटी कैपिटल, जिसका कनेक्शन होता है आपके कंपनी के ओनर्स के साथ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ। एंड उसके अपोजिट जो दूसरी कैपिटल होती है वो कौन सी होती है? डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है सर? ये रिप्रेजेंट करती है बोरोड कैपिटल को, उधार ली गई पूंजी को, जो आउटसाइडर से जनरली ली जाती है। ओके, लाइक पब्लिक, लाइक बैंकिंग सेक्टर। उससे जब आपकी कंपनी मनी बोरो करेगी तो उसके लिए क्या आएगा? आपका डेब्ट कैपिटल। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो। स्टूडेंट्स, अब हम इसके मीनिंग को लेके बात करते हैं। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, आपने सीख लिया। सुनो, डिबेंचर्स हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस डिबेंचर्स के ऊपर हमेशा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगी, लाइक 10, 11, 12, 13। ये क्या होती है? ये होती है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप कूपन रेट बोलते हो। और डिबेंचर्स के ऊपर जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है वो कंपलसरी पे करना होता है। दैट्स व्हाई इसे क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा। शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड था उसमें हमने क्या पढ़ा था? शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, लाभांश। डिविडेंड किसका पार्ट था स्टूडेंट्स? लाभांश का, लाभ का अंश। इट मींस कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नहीं होंगे तो नहीं देगी। बट डिबेंचर्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को डेफिनेटली क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, डिबेंचर जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। दूसरी बात, डिबेंचर हमेशा बेटा आपके मॉर्गेज होते हैं कंपनी के एसेट्स के ऊपर। इट मींस डिबेंचर होल्डर्स आपके एक सेफ जोन का पार्ट होते हैं। कल की डेट में अगर कंपनी टाइमली डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाए तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को ओपन मार्केट में सेल आउट करवा सकते हैं, जिसके लिए वो रिसीवर को हायर करते हैं। कंपनी अपनी एसेट्स को बिकवाने के लिए लिक्विडेटर को हायर करती है और कंपनी के डिबेंचर होल्डर रिसीवर अपॉइंट करते हैं। वो रिसीवर कंपनी के एसेट्स को बिकवा के डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करवा सकता है। इट मींस वो सेफ है। दूसरी बात, डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं, इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने कंपनी की किसके ऊपर पढ़ लिया? मॉर्गेज, उसके रिगार्डिंग पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे। डिबेंचर होल्डर एज ए आउटसाइडर ट्रीट होते हैं। उनको कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में या कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का कोई राइट नहीं होता। ओके, तो अब हम इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। मीनिंग देखिए, A debenture issued by a company is usually in the form of a certificate. शेयर्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट, और डिबेंचर्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है डिबेंचर डॉक्यूमेंट या डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर कंपनी की क्या लगी होती है? सील। कॉमन सील को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैंप। जैसे आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, उनकी अपनी एक स्टैंप होती है ना। एज इट इज आपकी कंपनी की भी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिग्नेचरीज पर्पज के लिए अपने हैंड तो यूज कर नहीं सकती, तो वो उसके लिए क्या यूज करती है? कॉमन सील, जिसको आप स्टैंप बोलते हो। क्लियर है? तो ये क्या बोलना चाहता है? एक डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम डिबेंचर डॉक्यूमेंट रखा गया है। वो कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का रिटर्न प्रूफ होता है कि कंपनी ने ही नहीं इतनी अमाउंट तक की मनी बोरो की हुई है, और उसके ऊपर कंपनी की क्या लगी होती है? रिटर्न में स्टैंप लगी होती है कि कल की डेट में कंपनी इसके रिगार्डिंग रिफ्यूज ना कर सके। ओके, अब हम वन बाय वन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन फीचर क्या है हमारी? सील ऑफ द कंपनी। सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप। आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने अभी बताया। तो कंपनी एज ए सिग्नेचरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए स्टैंप का यूज करती है। सेकंड वन फीचर है स्टूडेंट हमारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट। याद रखिएगा, डिबेंचर की एक
रिडीमेबल डेट भी होती है, जिसको आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पढ़ने वाले हो। कंपनी मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए ही ओपन मार्केट में मनी बोरो कर सकती है। आफ्टर 10 इयर्स कंपनी को एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिबेंचर होल्डर का पैसा उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो दोबारा आप फिर से ओपन मार्केट में डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। पीपल्स दोबारा आपकी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर देंगे। बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट आपको 10 इयर्स के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर की पेमेंट रिफंड करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको सेबी ने 30 इयर्स तक की परमिशन दी हुई है रिडम्पशन के रिगार्ड। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है बेटा हमारा, मेजॉरिटी डेट इज फिक्स। कंपनी के थ्रू यहां पर रिडीमेबल डेट मेंशन की हुई होती है, प्री डिटरमाइंड होती है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में लगे हुए हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में लगे हुए हो, लाइक ब्रिज बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हमारी कंट्री के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, तो आपको कितने साल मिलेंगे? 30। वो एक एक्सेप्शनल केस है। इसको छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी आपकी अंडरटेकिंग्स होगी उनके लिए कितना टाइम पीरियड रखा गया है? 10 इयर्स का। ओके, फिर मैं बात करता हूं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, डिबेंचर्स के ऊपर आपकी प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो पहले ही एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दी जाती है। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो स्पेसिफाइड होती है। सेक्योर्ड बाय ए चार्ज। चार्ज का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। इट मींस कल की डेट में कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाए टाइम पे, तो डिबेंचर हमेशा कंपनी के एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज होते हैं। कंपनी के एसेट्स को डिबेंचर होल्डर बिकवा देंगे और अपनी पेमेंट रिसीव करवा लेंगे। फंड रेस्ट, ये क्या होता है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के थ्रू जब मनी की उसे रिक्वायरमेंट होती है ओपन मार्केट में इशू किए जाते हैं मनी के कलेक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स के टाइप्स को लेके। सबसे पहले आएगा आपका सेक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना। जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट थी तो उस केस में कंपनी ने अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रख दिया अगेंस्ट किसके? डिबेंचर्स के। डिबेंचर होल्डर कंपनी की एसेट्स को मॉर्गेज रखवा के उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। इट मींस कल अगर फ्यूचर में कंपनी डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाई तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को बिकवा देंगे और अपनी मनी कलेक्ट करवा लेंगे। ये सेफ जोन में है। एक होता है अनसिक्योर्ड। इस केस में कभी भी डिबेंचर होल्डर को ये राइट नहीं होता कंपनी के एसेट्स को ओपन मार्केट में बिकवाने का, क्योंकि उन्होंने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में डील किया है। रजिस्टर्ड, जैसे स्टूडेंट आपका स्कूल के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, एज इट इज डिबेंचर होल्डर का नाम भी कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है और उसके थ्रू खरीदी गई सिक्योरिटीज की क्वांटिटी भी यहां पर मेंशन की जाती है। नेम ऑफ होल्डर प्लस उसकी क्वांटिटीज इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट वन इज बियरर। बियरर का मतलब होता है चलता फिरता वाहक। इट मींस इसके ऊपर कभी भी डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होता जो आपके रजिस्टर्ड में गिवन था। इट मींस फ्यूचर में अगर कल की डेट में डिबेंचर होल्डर का ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए और किसी अनदर पार्टी को ये डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसे कंपनी से पेमेंट लेने का अधिकार होता है। कंपनी उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकती। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब टाइम पीरियड। जिन डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है उन्हें आप क्या बोलते हो? रिडीमेबल। जैसे आपने बोला अनदर केस में 10 इयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 इयर्स है, वो रिडम्पशन डेट है आपकी। आफ्टर दैट इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसकी पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ना करते हुए अपनी समाप्ति पर करती है। और आपको पता है कंपनी के समाप्ति का कोई भी प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन नहीं होता। वो 10 साल में भी हो सकती है, 500 साल में भी हो सकती है, 5000 साल में भी हो सकती है। आज की डेट में इरिडीमेबल डिबेंचर को आपकी मार्केट से हटा दिया गया है। बट हम बुकिश पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक में है, नंबर्स गेन करने हैं तो हमें रीड करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर आप अच्छी तरह जानते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर डॉक्यूमेंट एक रिस्की कॉन्सेप्ट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको एक बात और याद रखनी है, कंपनी के लिए चीपेस्ट सोर्स भी होता है। डिबेंचर डॉक्यूमेंट सबसे चीप कैपिटल का पार्ट होता है इन कंपेयर ऑफ शेयर डॉक्यूमेंट्स। शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड की रेट होती है वो ग्रेटर देन होती है किसके कंपेयर में? डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के कंपेयर में। अगर डिबेंचर होल्डर को लगता है कल की डेट में डिबेंचर से ज्यादा हमें बेनिफिट शेयर्स को परचेज करने में और उनसे मिलने वाली डिविडेंड इनकम से हो रहा है, तो वो इन बिटवीन कभी भी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट मेरी बात को? अभी तक हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ा, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के रिगार्डिंग और शेयर्स और डिबेंचर्स के रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आपके शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंसेस को लेके। देखिए
फर्स्ट वन, कैपिटल वर्सेज लोन। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको मीनिंग भी डिफाइन किया था जब हम इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर कर रहे थे। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। इट मींस दो टाइप की कैपिटल होती है आपकी, एक डेब्ट कैपिटल होती है और एक इक्विटी कैपिटल होती है। शेयर होल्डर का कनेक्शन जो होता है वो किसके साथ होता है? इक्विटी कैपिटल के साथ। कैपिटल तो दोनों ही है। ये वाली कैपिटल कौन सी होगी? इक्विटी, जिसका कनेक्शन होता है ओनर। ये वाली कैपिटल कौन सी होगी? आपकी डेब्ट कैपिटल, जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है? आपके आउटसाइडर्स के साथ। ओके, तो क्या बना? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, दैट्स व्हाई इसका कनेक्शन किसके साथ होगा? कंपनी के ओनर्स के साथ होगा। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल या बोरोड कैपिटल, उसका कनेक्शन किसके साथ होगा? क्रेडिटर्स, जिनसे आपने मनी बोरो की है। देखते हैं, ए शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, therefore shareholder are the owner of the company। ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स। उसके अपोजिट डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर, आउटसाइडर्स। नेक्स्ट वन, डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट। सर आपने बताया था शेयर के ऊपर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड को क्या बोलते हो आप? लाभांश। लाभांश का मतलब लाभ का अंश, समझ रहे हो? और डिबेंचर्स के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलेगा डिबेंचर होल्डर को वो क्या होगा सर? आपका इंटरेस्ट होगा। समझ रहे हैं? इसने बोला डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को एज ए अर्निंग क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, रिवॉर्ड के वे में। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। सर आपका जो शेयर्स के ऊपर रिवॉर्ड होता है जिसको आप डिविडेंड बोलते हो, वो चार्ज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप अकाउंट आप करके आए होगे, फर्स्ट बुक, उसमें पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट जो इन केस ऑफ प्रॉफिट बनता है। और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसने बोला कि आपका जो डिविडेंड होता है वो कब दिया जाएगा? जस्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, क्योंकि इसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है सर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कब बनता है? सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में, ना कि लॉस के केस में। उसके अपोजिट जो इंटरेस्ट होता है, वट एवर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इसे डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट वोटिंग राइट। कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के मालिक होंगे, उनको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसे साल में एक बार बुलाना कंपलसरी होता है, चाहे तो 2 बार बुला सकते हैं, इन्हें राइट होता है उसमें वोट डालने का और बैठने का। बट डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर और आउटसाइडर्स हैं, इन्हें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मैनेजरियल कमेटी में बैठने का या किसी भी तरह के डिसीजन लेने का राइट नहीं दिया गया। रिस्क आपको बता दूं, शेयर्स ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? कल अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो सबसे लास्ट में आप इनका पैसा दोगे, प्लस डिविडेंड भी इनको सबसे लास्ट में मिलता है, प्लस अगर कल की डेट में कंपनी को लॉस हो जाए तो उसके केस में इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट जो आपके डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऊपर मॉर्गेज होते हैं। इट मींस कल की डेट में अगर कंपनी टाइमली इनकी पेमेंट नहीं करती, प्लस इंटरेस्ट नहीं चुकाती, ये एक रिसीवर को अपॉइंट करके कंपनी के एसेट्स को बिकवा देंगे, तो वो कम रिस्की होते हैं। लास्ट वन, प्रायोरिटी ऑफ रिडम्पशन। जब आपकी रिडम्पशन और वाइंडिंग अपडेट आती है कंपनी की, तो सबसे लास्ट में किसका पैसा दिया जाता है? शेयर होल्डर का, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? हमेशा डिबेंचर होल्डर की, क्योंकि ये आउटसाइडर्स होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके डिफरेंसेस थे शेयर और डिबेंचर्स को लेके। अब मैं इसका लास्ट टॉपिक कवर अप करने जा रहा हूं, वो है बॉन्ड्स को लेके। स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड जस्ट लाइक डिबेंचर्स ही होते हैं, बट बॉन्ड्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है? बॉन्ड्स आपके ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं, डिबेंचर आपकी मॉडर्न अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल जो आपका लेटेस्ट आपकी अप्रोच चल रही है, वहां पर सभी कंपनियां डिबेंचर्स को इश्यू करना पसंद करती है रादर देन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आज की डेट में आपकी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इश्यू किए जाते हैं। बॉन्ड्स की सबसे बड़ी फीचर क्या है? बॉन्ड्स के ऊपर डिबेंचर्स की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होती, उसे इमीडिएटली
मार्केट रेट के ब्याह पर, डिमांड एंड सप्लाई के ब्याह पर जो भी रेट इमीडिएटली डिसाइड होगी उस रेट पे इशू किया जाए। और बॉन्ड्स को हम जीरो कूपन रेट पे, इट मींस 0% इंटरेस्ट पर प्री डिटरमाइंड फिगर्स, इसका मतलब 100 वाले को 90 में, इस तरह भी इशू किया जा सकता है। गवर्नमेंट आपसे लेगी 90, वापस कितना करेगी 100, जो इन बिटवीन जो गैप होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से आपको डिबेंचर का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस और बॉन्ड्स के रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। का एडमिशन फाइनल हो चुका है, अब आप हमें अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए। आफ्टर दैट कंपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगवाएगी। सर इमीडिएटली कंपनी क्यों नहीं मंगवा रही? अगर इमीडिएटली कंपनी 10 के 10 रुपए मंगवा लेती है तो कंपनी के लिए वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। कंपनी के यूसेज में 3 रुपए आने हैं, कंपनी ने 10 रुपए ले लिए, तो रिमेनिंग जो आपके 7 रुपीज होंगे कंपनी को फ्री फंड में उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। दैट्स व्हाई कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लगवाना पसंद करती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होता है। जैसे आपकी +2 क्लास कंप्लीट होगी, आप कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में आप ऑटोमेटिकली एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वही काम किसका होगा? डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर कंपनी के रिगार्डिंग क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कि हम आपकी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं। कंपनी को सबसे पहले क्या होगी? मनी रिसिप्ट होगी, क्योंकि आपको तो वो जानती नहीं, आप सभी के सभी कंपनी के अकाउंट में पैसे डालेंगे। सर इसमें ये डर तो नहीं है ना हमारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, अगर कंपनी आपको डिबेंचर डॉक्यूमेंट देना चाहती है तो वो आपकी मनी को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज आपको वो पैसा फुली रिफंड हो जाएगा। देखिए, कंपनी की सभी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होती है स्टूडेंट्स? बैंक के थ्रू। आपको मनी रिसीव्ड होगी, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और बैंक को किसमें कंसीडर किया जाता है? पर्सनल अकाउंट में। तो क्या रूल हुआ? डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर रिसीव कर रही है कंपनी, तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर डिबेंचर के आगे आपने क्या लिखा? 10%। मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में बताया था डिबेंचर्स के ऊपर जो ये 10, 12, 13 होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कूपन रेट को। उस कूपन रेट को आप इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इट मींस कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। ओके जैसे कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, कंपनी की ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा रिफंड भी करना है। अगली एंट्री क्या बनेगी? ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट जहां जहां पर क्रेडिट होता जा रहा है कंपनी की, वहां वहां क्या बनती जा रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। आप पहले वाले की जो आपने यहां ओपनिंग की थी, अब उसकी क्लोजिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करते टाइम जब तक आप किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट खत्म नहीं कर देते तब तक आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। मैंने इस एंट्री को क्रेडिट से क्या कर दिया? डेबिट। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये कंपनी की क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। ये तो बात थी एप्लीकेशन को लेके। अब आपका एडमिशन फाइनल होने जा रहा है। जिन जिन से कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी उनका एडमिशन पक्का, और जिनसे अलॉटमेंट मनी नहीं मंगवाई जाती उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दिए हैं तो आपसे क्या मंगवाई जाएगी? अलॉटमेंट। और सर अगर कुछ भी नहीं मिला तो जो आपने फर्स्ट वन एंट्री की थी उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। हम क्या एंट्री करेंगे? रिफंड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन के केस में आने पे क्या की थी स्टूडेंट्स? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब अपोजिट एंट्री कर दो। क्या एंट्री कर दोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने बताया था अकाउंटेंसी में ना तो कट होता, ना रब होता, ना ही आप और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते। जस्ट आप क्या कर सकते हो? एक अपोजिट एंट्री कर सकते हो, जो मैंने यहां पर की है। ओके, आफ्टर दैट जिनको कंपनी ने अलॉट कर दिया था उनसे क्या ड्यू करेगी? आपकी अलॉटमेंट मनी। पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। तो कंपनी क्या ड्यू करेगी? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए कंपनी ने क्या किया? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के लिए क्या ड्यू होगी? लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। अब डिबेंचर होल्डर के पास एक कॉल गई कि आपको अलॉटमेंट मनी देनी है।
डिबेंचर होल्डर क्या कर लेगा, आपको पे कर देगा, कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा। उसके बाद आप क्या ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी। सिमिलर प्रोसेस चलानी है, 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के लिए क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी, और फिर क्या हो जाएगा, रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसीव्ड की हो गई। इसी तरह आपको किसकी एंट्री करनी है, फाइनल कॉल की। क्या एंट्री करी, 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और रिसीव होने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये आपकी जर्नल एंट्री है जिसके ऊपर हमारा पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको शेयर वाला चैप्टर आता है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सर एक आपका शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस है। शेयर्स को आपने बोला था या तो आप एट पार पर इश्यू करते हो या आप एट प्रीमियम पर इश्यू करते हो। शेयर्स को कभी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, बट डिबेंचर्स को कंपनी के थ्रू डिस्काउंट पर भी इश्यू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इश्यू किया जा सकता है और आपके एट पार पर भी इश्यू किया जा सकता है। अब हम इसी के रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर कंपनी डिबेंचर्स को एट पार पे इश्यू करती है, एट पार का मतलब होता है सर 10 वाले को 10 रुपए में, 10 वाले को 10 रुपए में, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी क्या करेगी, 3-3-2-2 इस तरह कंपनी क्या करेगी, इन सभी की सभी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेगी। आपको जर्नल एंट्री आ गई, 10 वाले को 10 में इश्यू कर दिया। अगर कंपनी एट प्रीमियम पर इश्यू करती है, प्रीमियम पर कौन इश्यू करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, वो अपने शेयर्स को किस पे इश्यू करेगी, हमेशा प्रीमियम पे। लाइक रिलायंस कंपनी, वो अपने शेयर्स को 10 वाले को किस में इश्यू कर देगी, 11, 12, 13, 14, 15 एक्सेट्रा। याद रखना बेटा, आपकी ये जो 10 रुपए मैंने लिखी है, 10 रुपए, ये 10 रुपए किसको रिप्रेजेंट करती है, फेस वैल्यू को। प्रीमियम को हमेशा फेस वैल्यू में ऐड किया जाता है, प्रीमियम को, और डिस्काउंट को हमेशा फेस वैल्यू से लेस किया जाता है, क्योंकि फेस वैल्यू से कम प्राइस पर आप अपने डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो, उसे आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट। इट मींस जिनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है, वो किस पे इश्यू करते हैं अपने डिबेंचर्स को, डिस्काउंट पे, और जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है वो किस पे इश्यू करते हैं, प्रीमियम। सर आपकी कंपनी कितने ही डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर को इश्यू कर सकती है क्या, नहीं, डिस्काउंट की मैक्सिमम जो रेट होती है वो कितने परसेंट रखी गई है, सेबी के अकॉर्डिंग आपकी 10%। 10% से ज्यादा अमाउंट में अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है तो उसकी इंटेंशन वापस देने की नहीं होगी। अगर आपको 100 वाला डिबेंचर 50 का मिल रहा है तो कंपनी आपसे 50 रुपए तो ले लेगी, फ्यूचर में आपको रिफंड नहीं करेगी। इसलिए सेबी ने उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को मैक्सिमम 10% पर ही इश्यू कर सकती है। सर इसके क्राइटेरिया को बढ़ाया जा सकता है क्या, हाँ जी बेटा, ये कुछ स्पेशल केसेज में 10 से 20% चली जाती है, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रार से स्पेशल रेजुलेशन पास करवा के परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये बात थी आपकी डिस्काउंट की। और एक बात और याद रखना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपका प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को, और इसका हमेशा कौन सा बैलेंस देखने को मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये कंपनी के लिए क्या होगी, अच्छी बात होगी, और इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और डिस्काउंट, कंपनी को 10 के बदले में 9 रुपए मिल रहे हैं, ये कंपनी के लिए बुरी बात होती है, और डिस्काउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा, डेबिट बैलेंस। सर अब एक बात बताओ, डिस्काउंट को एडजस्ट कहां पर किया जाएगा, बेटा डिस्काउंट हमेशा आपका एडजस्ट होता है आपकी अलॉटमेंट मनी पे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो सब भरेंगे, एडमिशन कहां पे फाइनलाइज हो रहा है आपका, अलॉटमेंट पे, तो इस मनी को एडजस्ट कहां पे किया जाएगा, आपका अलॉटमेंट पे। प्रीमियम के रिगार्डिंग अगर गिवन हो तो इसको कहीं पर भी एडजस्ट किया जा सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बट अगर कोइंसिडेंटली आपको इसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया तो इसको भी हमेशा कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, आपकी अलॉटमेंट मनी पे। क्लियर है स्टूडेंट। पेपर में अगर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ गिवन ना हो तो उन्हें आंखें बंद करके आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना, उसका जिम्मेवार मैं होगा।
आई होप सो आपको जर्नल एंट्रीज इन रिगार्डिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर और उसके सोर्सेज ऑफ फंड के रिगार्डिंग की एट पार पर कैसे करते हैं, प्रीमियम पे कैसे किया जाता है और डिस्काउंट पे कैसे किया जाता है, अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बताया था बेटा, कंपनी जनरली शेयर्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वे में क्या पे करती है, डिविडेंड, और डिबेंचर्स के ऊपर एज ए कॉस्ट क्या पे करती है, इंटरेस्ट। जो आपका डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। इट मींस अगर कंपनी को प्रॉफिट रियलाइज होंगे तभी कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। लॉसेज के केस में उसे किसी टाइप की कोई भी ऑब्लिगेशन पे नहीं करनी पड़ती। बट जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इट मींस वट एवर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे अपने इनकम में से या लॉसेज के केस में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेफिनेटली देना पड़ेगा। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इसके लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। दो टाइप की कैपिटल सर आपने हमें बताई थी, एक होती है इक्विटी कैपिटल एंड सेकंड वन होते हैं डेब्ट कैपिटल। डिबेंचर आपके क्रेडिटर्स का पार्ट होते हैं और उसे डेब्ट कैपिटल में कंसीडर किया जाता है। इसके ऊपर कंपनी ने जो इंटरेस्ट दिया है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बात होंगी, बुरी बातें। और बुरी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस होते हैं। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट को लेके। कंपनी जनरली डिविडेंड को साल के एंड में पे करती है सिंगल टाइम। बट अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करो, डिबेंचर होल्डर की फेवर में कंपनी के थ्रू 2 बार इंटरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है एंड पे किया जाता है। एक बार वो सितंबर 30 को और एक बार मार्च 31 को किया जाता है। इट मीन सर हाफ ईयरली के इंटरवल में डेफिनेटली स्टूडेंट जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा वो हाफ ईयरली के इंटरवल में पे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग को लेके। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अभी आपको बताया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस वट एवर कंपनी को साल के दौरान प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर आपके सबसे रिस्की कैपिटल का पार्ट होते हैं बट सबसे चीप भी यही होते हैं। अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन काफी अच्छी है तो वो डेब्ट कैपिटल को ज्यादा इश्यू करना पसंद करती है रादर देन इक्विटी कैपिटल। बट कोइंसिडेंटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करें रादर देन डेब्ट कैपिटल। स्टूडेंट्स आगे क्या बोलता है, इट हैज टू पे रेगुलरली इवन इफ द कंपनी सफर ए लॉस और डजंट अर्न प्रॉफिट। मैंने आपको बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वट एवर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही देना पड़ेगा। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरी बात है, इसका कैसे आप जर्नलाइज करोगे मैं वो बताता हूँ। जर्नल एंट्री देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बट सर पेमेंट से पहले आपको हमेशा ड्यू करना पड़ता है जिसको आप ओपनिंग एंट्री बोलते हो। अब आप डिबेंचर होल्डर की फेवर में इंटरेस्ट को ड्यू करने जा रहे हैं। देखिए बुरी बात है सर, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो आपने क्या एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फेवर में कर दिया। बट सर आप याद रखिएगा आपके जो ये डिबेंचर होते हैं ये सिक्योरिटीज का पार्ट होते हैं और इसके ऊपर टीडीएस कटता है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की फेवर में जाता है। टू टीडीएस, टीडीएस का दूसरा नाम होता है सर इनकम टैक्स पेपर। वट एवर आप यहाँ पे टीडीएस यूज कीजिए या इनकम टैक्स पेपर, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ये क्या कर दी सर, ये मैंने क्या कर दी, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर, प्लस में क्या ड्यू कर दिया, टीडीएस। अब हम इसकी पेमेंट की बात करते हैं। सर ये कब की ट्रांजैक्शन आपकी, सितंबर 30 की, सितंबर 30 की। ओके, फिर आप क्या करेंगे, पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, और अगर मैं टीडीएस की रिगार्डिंग भी बात करूं तो आप उसकी क्या एंट्री करोगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्रेडिट से क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि ये इसकी क्या थी, ओपनिंग। अब हमने क्या कर दी, क्लोजिंग।
क्लियर है स्टूडेंट। सिमिलर कॉपी और पेस्ट करना है बेटा आपको इन्हीं एंट्री को साल के दौरान मार्च 31। तो सर यही एंट्री एक बार फिर इकट्ठी होगी मार्च 31 को। ठीक है, देखिए क्या एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेपल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट। और फिर आप क्या करोगे, इनकी पेमेंट करोगे। साल के लास्ट में ये जो इंटरेस्ट है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये आपके लिए नॉमिनल एसेट्स है। सर नॉमिनल एसेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको फर्दर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, इसको आप कहां डालेंगे, अदर नॉन करेंट एसेट्स या करंट एसेट्स के अंडर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जब तक आप इसको राइट ऑफ ना कर दो। और किसी भी चीज को अकाउंटेंसी में स्टूडेंट कहां से राइट ऑफ किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रियलिटी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं किया जाता, रियलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में से किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिर्फ उसका एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो आप किसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सर उसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। आप क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर ये आपने क्या कर दी, इंटरेस्ट के अमाउंट को राइट ऑफ कर लिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सपोज करते हैं कंपनी के जो टोटल डिबेंचर थे 10% डिबेंचर, कितने के, 5 लाख के। ओके, और उसके ऊपर जो टीडीएस है, टीडीएस वो कंपनी का कितना बनता है, 10%। इसके रिगार्डिंग एंट्री करते हैं आप 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%। बेटा टोटल जो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं साल के दौरान टोटल इंटरेस्ट बना 50,000। कंपनी को कैसे पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो आपका एक बारी का कितना बनेगा, 25,000। क्लियर है। तो यहां पर कंपनी क्या एंट्री करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। सर ये कितना बना, ये बना 25,000। क्लियर है। 25,000 का 10% टीडीएस गया, 10% टीडीएस स्टूडेंट कितना बनेगा, 2500। तो सर डिबेंचर होल्डर की फेवर में कट के कितना आएगा, 22,500। याद रखना स्टूडेंट्स, आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है उसका टीडीएस डिबेंचर होल्डर के खाते से कटता है। अगर आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड की बात करते तो यहाँ पर शेयर होल्डर को 100% शेयर मिलता, उनके बिहाफ पर जो टीडीएस देना होता वो कंपनी बियर करती। ओके, ये इंडियन कंपनीज के लिए है। अब आपने ये ड्यू कर दिया, अब आप पेमेंट की बात करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी पेमेंट करनी है आपको, 22,500। एंड टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की पेमेंट करनी है, 2500। क्लियर है बेटा। ये तो बात थी आपकी सितंबर 30। एक बार इन्हीं एंट्रीज को आप दोबारा रिपीट करके देंगे मुझे मार्च 31 को, वट एवर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। और एट लास्ट टोटल इंटरेस्ट कितना था आपका, 50,000 का, उसे क्या कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। बेटा कोलैटरल का मतलब समझ लेना, कोलैटरल का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी सेकंड नंबर पर आने वाला। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, आपकी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो बैंकिंग सेक्टर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन के लिए अप्लाई करती है। ऑब्वियसली बैंकों को क्या चाहिए, इनकम जनरेट करनी है, वो क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। बैंकिंग सेक्टर आपकी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, बट उसके बदले में वो अपने आप को सिक्योर जोन में रख के चलना चाहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आपकी कंपनी के एसेट्स को एज ए मॉर्गेज रखवाया जाता है। बट जब आपके बैंकिंग सेक्टर को ये रियलाइज होता है कि जो सिक्योरिटी गिरवी रखवाई जाने लग रही है और जितना लोन डिमांड किया जाने लग रहा है वो लोन की अमाउंट उस एसेट्स की वैल्यू के कंपेयर में ग्रेटर देन बनती है, तो बैंकिंग सेक्टर अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए कंपनीज को जनरली सेकेंडरी सिक्योरिटी को रखने के लिए बोलता है। वो उन्हें कहता है कि आप हमें अपनी कंपनी के डिबेंचर डॉक्यूमेंट देंगे, बट उसका आपको ये प्लस पॉइंट होता है तो आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर होते हैं उन्हें सिर्फ आप एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, उसके लिए किसी तरह का इंटरेस्ट का भुगतान आपके बैंकिंग सेक्टर को नहीं किया जाता। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि कल की डेट में
अगर कंपनी टाइमली पेमेंट नहीं करती है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की और लोन के इंटरेस्ट की, तो उस केस में आपके बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, कंपनी के थ्रू जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखी गई थी, इट मीन फिक्स्ड एसेट्स, उन्हें ओपन मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। बट उन्हें सेल आउट करने से भी अगर बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी नहीं होती है तो वो इन डिबेंचर्स को मार्केट में इश्यू करते हुए अपनी लोन की रिकवरी करवा सकते हैं। That's why आपकी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट थी, उसने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ डिबेंचर्स को गिरवी रख दिया, और बैंकिंग सेक्टर को सेफ्टी चाहिए थी, उन्होंने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ इस कोलैटरल सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बिटवीन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसका जो रिजल्ट होता है उसी को आप कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। ओके, अब हम इसके मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया वही है। When a company take a loan, बैंकिंग सेक्टर से लोन ले लिया, और from some other party, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security। कंपनी को प्राइमरी सिक्योरिटी तो फिक्स्ड एसेट्स होगी, वो आपने मॉर्गेज रख दी, उसको छोड़ते हुए जब उसको बैंकिंग सेक्टर को श्योरिटी देनी होती है तो वह जो सेकेंडरी सिक्योरिटी अपने कोलैटरल सिक्योरिटी के वे में डिबेंचर रखती है, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। समझ रहे हैं? प्रिंसिपल तो आएगी आएगी, उसके बाद क्या आएगी आपकी सेकेंडरी। इन अदर वर्ड्स, कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या आई सर? सबसे पहले आई आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, बट उसकी आपकी जो अमाउंट थी लोन के कंपेयर में कम रह गई, तो उसके वे में आपका बैंकिंग सेक्टर अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है, तो उसने सेकेंड टाइम आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी को एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी अडॉप्ट किया। ओके, जिससे आपका बैंकिंग सेक्टर भी सिक्योर रहे और कंपनी को भी पैसों में कोई प्रॉब्लम ना आए। बट इसके दो मेथड रखे गए हैं बेटा। एक मेथड जो आपका फर्स्ट वन है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका सेकंड मेथड जो आपकी मॉडर्न अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट मेथड में जब कंपनी के थ्रू लोन लिया जाएगा तो उसके बदले में कोई भी डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी ओपन मार्केट में इशू नहीं किया जाता, जस्ट उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए बैंकिंग सेक्टर को दिया जाता है। उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। समझ रहे हैं स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सपोज करते हैं एबी कंपनी ने आपके पीएनबी बैंक से 2 लाख का लोन लिया, तो उसकी क्या एंट्री की जाएगी? पैसा आएगा और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। यहाँ पर आप डिबेंचर्स को लेके कोई भी एडिशनल एंट्री नहीं करते हैं। इसके अपोजिट जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या करता है? डिबेंचर की इशूइंग को लेके भी एंट्री करता है। वहां पे फर्स्ट एंट्री क्या होगी? जस्ट लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का? 2 लाख का। बैंकिंग सेक्टर हमेशा अपने आप को सिक्योर जोन में रखना चाहता है, जितने तक का उसने लोन दिया उससे ग्रेटर देन अमाउंट तक के सिक्योरिटीज को वो मॉर्गेज रखवाता है। तो उसके लिए आप एक एडिशनल एंट्री करते हो जो डिबेंचर्स को इश्यू करने के रिगार्डिंग होती है। वो क्या एंट्री बनेगी हमारी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सपोज करते हैं कितने के कर दिए? 2.5 लाख के। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। स्टूडेंट क्लियर है? सर आपने यहाँ पर सस्पेंस वर्ड क्यों यूज किया? सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसे सिर्फ एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी रखा गया है। अगर कंपनी टाइम टू टाइम अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को पे करती चली जाती है तो कभी भी बैंकिंग सेक्टर को इन्हें मार्केट में सेल आउट करने का कोई राइट नहीं दिया जाएगा। अगर कंपनी टाइम पर अपनी लायबिलिटी चुका देती है तो वो डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स कंपनी को वापस मिल जाएंगे, बट जब तक कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर देती तब तक उसके लिए लायबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए आप यहां पर क्या यूज करते हो? सस्पेंस। ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई आप बैलेंस शीट में इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो। सिर्फ बैंक लोन की जो लायबिलिटी होगी उसी लायबिलिटी को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाकर देने वाले हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को लेके वो डाउट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली कंपनीज अकाउंट और आपकी फाइनेंशियल स्टेट बुक से रिलेटेड सभी के सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।